अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मिर्जान ताहिर और मैं आपका खुशामदीद करती हूं कश्मीर पेट्रियट के एक स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में। हेल्थ फर्स्ट में हम हर हफ्ते अलग अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अलग अलग कंसर्न डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे इमरजेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे, इमरजेंसी मेडिक्स के बारे में कि कैसे अचानक जो है कोई भी मेडिकल इश्यूज़ अराइज़ हो सकते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, किस हालत में खुद को कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी, जो कि आप एक इमरजेंसी फिजिशियन हैं। तो आइए मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी हूँ। मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ नूरा हॉस्पिटल में। नूरा हॉस्पिटल में हम 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। आज हमें ये डॉक्टर साहब हमें अब बताएंगे कि आप कैसे जो है किसी को इमरजेंसी रेस्क्यू दे सकते हैं, किन केसेस में आपको क्या करना है। तो आइए जानते हैं ये सारी बातें डॉक्टर साहब से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो है बिल्कुल गौर से सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमें इमरजेंसी रेस्क्यू के बारे में कुछ बताइए। इमरजेंसी रेस्क्यू अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हर आम आदमी को पता होनी चाहिए बिफोर कोई स्पेशलाइज्ड बंदा आके उस पेशेंट को हैंडल करे। उससे पहले जो बाई पासर्स होंगे या बाई स्टैंडर्स होंगे, वो कैसे एक पेशेंट को बचाने में अपनी मदद दे सकते हैं। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन एक्चुअली पेशेंट्स वो हैंडल करते हैं जो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आते हैं। तो अगर उसमें टाइम फैक्टर जो है सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर कोई पेशेंट या कोई भी शख्स जो है किसी भी जगह, चाहे वो मॉल में हो, शॉपिंग कम्प्लेक्स में हो या सड़क चलते हुए अचानक से गिर जाता है, तो हमें एक ही चीज़ उनके पास जाके यही कंफर्म करना होता है, क्या वो अपनी सांसें ले रहा है, उसकी धड़कन चढ़ रही है। तो अगर कोई ऐसा बंदा साथ में हो, वो जानता हो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है कि इस इमरजेंसी में जो भी बेसिक सपोर्ट की ट्रेनिंग है वो सब आम आदमियों तक पहुंचाने चाहिए, ताकि आम आदमी भी उस टाइम फैक्टर, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, आम आदमी भी उसको समझ के उस पेशेंट को सेव करने में अपनी जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हो सके पहले हम देखेंगे, अगर एक पेशेंट ऐसे गिर जाता है, अचानक से गिर जाता है, या उसको पेन होती है या उसको लग सकती है ट्रॉमा, ये कोई मेजर 3 चीज़ें हैं। अचानक से गिर जाता है, या पेन होती है, या उसको कुछ ट्रॉमा होता है। पहले जो है वो सीन से साइड में हटा के वो आदमी को ये चीज़ें क्विकली देख सकते हैं, सांस लेता है कि नहीं है, तो उसका पल्स है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो वो उसको एक कार्डियक मसाज दे सकते हैं तब तक, जब तक वो कॉल करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है, हमारे स्टेट में भी जो है कार्डियक रिससिटेशन या लाइक उस पैटर्न पे, जो रेड क्रॉस पैटर्न पे हमारे यहाँ एम्बुलेंसेस है, जो इनके लिए उनका एक मखसूस नंबर होता है उनको कॉल करने के लिए, तो उनको कॉल कर सकते हैं। तब तक ये कार्डियक मसाज दें उनको, और जो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी पड़ती है उनमें से। तो ये 2 चीज़ें वो, क्योंकि लेमैन तो इतने दो चीज़ें दे सकता है, जब तक रेस्क्यू टीम आती है और उसको जो है हॉस्पिटल में लेके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लिया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास यूजुअली इमरजेंसी रूम में कैसे केसेस आते हैं, खासकर कश्मीर में ऐसे कौन से इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जो आप ज़्यादातर देख रहे हैं अपने टाइम में यहाँ? हमारे यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, और चेस्ट पेन लेके जो मायोकार्डियल इस्कीमिया पेशेंट के आते हैं, जिसको हम जो बोलते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं,
उसके अलावा हमारे यहाँ ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं बहुत, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है हाईवे पे है, तो वी गेट मोर दिस ट्रॉमा पेशेंट्स, एक्सीडेंट पेशेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट्स हम यहाँ पे ज़्यादा देखते हैं। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग होती है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट आते हैं, ये सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में। इन केस मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हम जो है किसी ऐसी जगह है जहाँ पे हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और हमें अचानक ऐसे कोई मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चोट लग सकती है यहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल ना हो, तो उन केसेस में हम जो मतलब कैसी भी चोट लग सकती है इंसान को किसी भी हाल में, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, जो अलग अलग मतलब किसी जॉइंट के पास चोट होती है, किसी बड़ी वेन के पास चोट होती है। तो ये जो छोटे छोटे से फर्स्ट एड टिप्स हैं आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, चोट में अगर पूरी तरीके से फर्स्ट थिंग क्या होती है, पेशेंट को ना जो भी जिसको भी लगी है उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे अगर चोट किसी जॉइंट में लगी है तो जॉइंट को स्ट्रेट करके उसको उसके ऊपर आप कोई भी कार्डबोर्ड नीचे कार्डबोर्ड रख से उसको रैप कर सकते हैं आप कोई भी चीज़ से, जैसे कोई हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है तो उससे रैप कर सकते हैं, सो दैट वो जॉइंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर ज़ख्म लगा हुआ वो ब्लीड कर रहा है तो मेन चीज़ करना, कोई भी चीज़ आके उस पॉइंट पे यूजुअली इट शुड बी स्टेराइल, अगर नहीं भी मिलता है साफ़ चीज़ कोई होनी चाहिए जो उस जगह रखे से उसको कंप्रेस करने, सो दैट हम ब्लीडिंग को रोक सके और उसको तब तक रोक के रखे जब तक हॉस्पिटल ले जाके फिर डॉक्टर साहब वहाँ उसका मायना करके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीट करेंगे। तो जहाँ पे भी अगर ब्लीड कर रहा है तो उसको कंप्रेस करके कोई भी चीज़ से उसको कंप्रेस करके लेना चाहिए, उसको खुला छोड़ के, क्योंकि यूजुअली पेशेंट हमने देखे कि चोट को खुला छोड़ देते हैं, यहाँ तक आते आते वो ब्लीड करता है, वो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे कंप्रेस करके किसी भी चीज़ से कंप्रेस करके यहाँ पे ला सकते हैं पेशेंट को। चोट को कंप्रेस करने का एक तरीका है टॉर्निकोइड्स बनाना। नहीं, इस टॉर्निकेट तो एक ऐसा है कि टॉर्निकेट इज स्पेशलाइज्ड थिंग विच यू माइट नॉट बी अवेलेबल, दैट यू मीन टू से टॉर्निकेट ऊपर से नो कंप्रेस करना है कि कोई भी चीज़ उसके ऊपर रख के फिर ऊपर से लपेटना है। जैसे हमने बोला कि जॉइंट्स में जो है कोई कार्डबोर्ड रख के स्ट्रेटन करके उसको लपेटना है, वैसे ज़ख्म की जगह पे कोई भी चीज़ कोई भी कपड़ा उस पर रखना है, उसके बाद लपेटना है, कंप्रेस करना है उस जगह को। डॉक्टर साहब नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मतलब जो हाउस होल्ड हैंडल करती हैं औरतें जो घर संभालान तिमन क्या बर्न वूंड्स मज गैस की वजह से मज तील सत मज हीटर सत या तोत बान लोग अथस तिमन कित कन पजन पन बर्न वूंड्स ट्रीट करें, कह लकट आसान कह बड़े आसान, कुछ तो ब्लिस्टर्स कार्स वगैरह छोड़ देते हैं, तो उनको कैसे इन चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए? बर्न अगर हम बात करें जो हाउस होल्ड में जो हमारी बेटी है, माँ है या जो भी है जिनको घर में काम करने से ये बर्न हो सकते हैं, तो एक्चुअली जो माइनर किस्म का जो जिसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न वो हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर यूजुअली हम अपने घरों में रखते हैं जो बर्न का भी जो भी ऑइंटमेंट रहता है वो उसको रख दिए, तो अगर अब हमें लगा कि सिर्फ पेन है और रेडनेस हो रही है, उसको वही ऑइंटमेंट लगा के ऊपर से कवर कर दीजिए, फिर उसको जो है 8 घंटे के या 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं, फिर वो कवर निकाल सकते हैं। बाकी अगर सेकंड थर्ड डिग्री है उसके लिए तो हॉस्पिटल आना ज़रूरी पड़ता है। तो डॉक्टर साहब और जो होते हैं यूजुअली मतलब कोई गिर गया या उसको सर पे चोट लग जाती है या कनकशंस आ जाते हैं जिनको मेडिकल टर्म में कनकशंस बोलते हैं, उनको यूजुअली हेडेक्स होते रहते हैं, कुछ तो सीरियस होते हैं, कुछ माइल्ड ही होते हैं हेडेक्स। तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को, अगर हमारे पास उस टाइम मेडिक्स अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को कनकशन लगा? इसका कोई मतलब बिल्कुल विजुअल ये रहता है क्या सिम्टम जिससे हमें पता चलेगा इसको कनकशन लगा है, तो उसको हमें बिल्कुल वैसा ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
एक्चुअली ये इट कम्स इन हेड ट्रॉमास। हेड ट्रॉमा गिरने की वजह से या कोई चीज़ वो सर पे गिरने से वजह से, या इंसान किसी हाइट से गिर जाता है या चलते चलते स्लिप होके गिर जाता है, फिर सर में चोट लगती है, तो उसमें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत उस टाइम पे पड़ती है कि उसमें तीन चीज़ें उनको पूरी तरह से देखनी पड़ती हैं। एक होता है कि अगर उसको नोज़िया या वॉमिटिंग यानी उल्टी होने का ख़तरा लगता है कि उल्टी मुझे लगती है पोस्ट ट्रॉमा से, और दूसरा अगर वो ये भूल ही जाता है कि चोट के बाद उसको ये पता नहीं चलता कि वो चोट मुझे लगी कैसे है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया जिसको हम बोलते हैं, अगर वो होता है तो उसकी वजह से भी उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेना चाहिए। या अगर कोई ब्लीड कान से हो या नाक से ब्लीड हो उसकी वजह से, या उसकी कॉन्शियस इफ़ ही लॉस कॉन्शियसनेस लूज करे, इवन अगर वो ट्रांजिएंट भी हो तो वो भी जो है वो भी साइन जो है इम्पॉर्टेंट बनती है कि उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में लिया जाए। डॉक्टर साहब, जो यूजुअली हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो बिल्कुल आम सी चीज़ है। अभी तो पहले तो ऐसा होता था कि इट वाज फाउंड विद इन अ सर्टेन एज ग्रुप, कि पहले ऐसा होता था कि क्या उम्र मज सिवान वचन वन छुल अकटन मजते, मतलब अभी तो टीनेजर्स में भी देखा गया है उनको भी हाइपरटेंशन के इश्यूज होते हैं। कभी ऐसा हो कि घर पे अचानक से रात को हो जाए बीपी हाई या लो, तो उस केस में हम घर पे कैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? यूजुअली ब्लड प्रेशर हाई होने के केस में तो डॉक्टर्स नमकीन चाय, नमक ज़्यादा अवॉइड करने को कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर के केस में बोलते हैं कोई नमकीन चीज़ खा लीजिए। ऐसे कैसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे मतलब हमारा हाइपरटेंशन या ये जो ब्लड प्रेशर लो होने का किस्सा है ये घर पे ही ट्रीट हो सकता है रादर देन कमिंग टू हॉस्पिटल? जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है, ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं अगर ब्रॉडर कैटेगरी में लोगों को समझाने में देखें, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन वही जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन वो एज रिलेटेड होता है, तो उसमें जो है विथ एज वो उसका कोई कारण भी नहीं होता है, लेकिन विथ एज आपकी जो है ब्लड वेसल्स वो स्टिफ हो जाती है, या किसी भी अंदर मतलब वो रीज़न जो होता है जो जिसका कोई पैथोलॉजिकल चीज़ नहीं होती, तो उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन, वो एज रिलेटेड होती है। लेकिन अगर यंग में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका कोई कॉज होता है, वी कॉल इट सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हम अभी कोई मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकते हैं जब तक हमें उसका काज नहीं पता चलता है। जैसे किडनी डिजीज़ होंगे या कुछ और भी डिजीज़ होते हैं जो भी, या आपका जो रिनल वेसल्स है वो स्टेनोज हो गए, या किडनी डिजीज़ एज सच है प्राइमरी किडनी डिजीज़ होंगी, या अदर चीज़ें जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उसको मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो लोग ऑलरेडी हाइपरटेंशन की दवाई लेते हैं, फिर उनका एक ही उनके बारे में ये बोलता होता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब उनको ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं, फिर वो सालों साल वही दवाई खाते हैं। उसमें ये बताने की ज़रूरत है क्योंकि उनको हर 6 महीने या 1 साल के बाद रिव्यू करना है कि वो दवाई उनके लिए इफ़ेक्टिव है अब कि नहीं है, उसको डोज बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, या कुछ उसके साथ दूसरी कोई दवाई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर में उसको रिव्यू करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यूजुअली लोगों में देखा गया है, इनफैक्ट इवन इन वुमेन एंड मेन, इवन इन चिल्ड्रन, एंग्जाइटी अटैक्स। तो यूजुअली उस टाइम जो है लोग जल्दी से ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, जाएंगे पेट्रिल MD एक ले लेंगे या तो क्लोनाज़ेपाम वगैरह कुछ ऐसा टाइप का खा लेते हैं। ये ऐसा मतलब और कोई तरीका है जिससे ये एंग्जाइटी जो है ट्रीट हो सके? क्योंकि इसका तो टेम्पररी ट्रीटमेंट ही होता है इन चीज़ों का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली ट्रिगर्ड चीज़ें हैं, तो ताकि वो जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन उस टाइम अवॉइड कर सके, या अगर न सो अवेलेबल आसे कत केसेस में या गैर इंसान फंसे। कश्मीर के हाल पता है, इधर तो रोज़ हड़ताल होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर वह गैर एंग्जाइटी अटैक या तो पाल्पिट हार्ट रेट बिल्कुल ही ज़्यादा तेज़ गसान, तथ केस में हमारे पास मेडिसिन नहीं है, तो घर पर हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे?
ये जो जनरल एंजाइटी अटैक्स जो है ना, बिकॉज हमारे जो हालात यहाँ पे है उसकी वजह से ज़्यादा हमारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं विद दीज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो घर पे अगर मेडिसिन ना हो तो हम यही कर सकते हैं कि जो है ना, जिसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं, अगर कोई कंडीशन किसी कंडीशन की वजह से होता है, कोई भी कंडीशन उसको ट्रिगर करती है तो वो एंग्शियस और एंजाइटी उसमें डेवलप होती है, उसको रिमूव करना है। या घर का कोई बड़ा है, यूजुअली यंग एज में आ जाते हैं ये पेशेंट, घर का बुज़ुर्ग है, वो जाके बैठ के जो है अपने छोटों के साथ बात करे, वो जो भी उनके कोई भी कारण है उसको बैठ के उसके साथ बात करके ये कम किया जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हो सकते तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आके ही उसका हल निकाला जा सकता है। तो सर ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं यूजुअली हाइपोग्लिसीमिया के, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? यूजुअली तो उनको कहा जाता है कि हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहिए, या अगर किसी का मतलब ऐसे अचानक शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाती है तो फेंट होने का खतरा रहता है। आई मीन देयर इज़ अ सडन दिस इंसिडेंट ऑफ लूजिंग वंस कॉन्शियसनेस, क्योंकि शुगर लेवल बिल्कुल कम हो गई। उस केस में उन इंसान को यूजुअली क्या फूड इनटेक करते रहना चाहिए जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल जो बिल्कुल ठीक रहेगा? जो भी पेशेंट हम डॉक्टर साहिबान जो रखते हैं डायबिटिक पेशेंट को, जो दवाइयों पे रखते हैं, चाहे इंसुलिन हो या दवाई जो शुगर की दवाइयों पे रखते हैं, तो डॉक्टर साहब उनको एक्सप्लेन पहले ही कर लेते हैं कि अगर आप खाना खाते हैं या कोई भी मील जो खाते हैं उससे पहले आप दवाई लीजिए, उसके बाद आप मील्स लेना। जिस टाइम पे आप मील नहीं ले रहे हैं वहाँ पे अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। पेशेंट हमारे इमरजेंसी में जो डायबिटिक पेशेंट है उनका इमरजेंसी विजिट इसीलिए होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया, यूजुअली उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होता है। उसकी वजह ज़्यादातर यही होती है कि उनने दवाई ली हुई होती है लेकिन उनने मील उसके बाद नहीं लिया होता, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया इतना ज़्यादा हुआ था उनको जो है कॉन्शियस लेवल भी उनकी कम है, हाइपोग्लाइसीमिया कोमा में वो आ जाते हैं। तो मेरी लोगों से जो भी उनके अटेंडेंट घर पे होते हैं या पेशेंट खुद ये कर सकते हैं कि एक तो ये अवॉइड करें कि जिस टाइम पे आपको उल्टी होती है या आपको खाने का मन नहीं करता उस टाइम की दवाई को जो है आप रोक दें। और उसके अलावा जो अगर थोड़ा सा हाइपोग्लाइसेमिया उनको लगा है, उनको पसीना आना शुरू हो गया, गिडीनेस हो गई, क्योंकि अभी तक वो हाइपोग्लाइसेमिया कोमा में नहीं चले गए, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया कोमा में आ गए तो उनको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। लेकिन उससे पहले भी कोई ये सिम्टम्स आती हैं, उनको पसीना आ जाता है, गिडीनेस लगती है, तो उस टाइम पे वो खुद ही स्वेटिंग होती है, वो खुद फील करते हैं कि वो हाइपोग्लाइसेमिया का ये अटैक है। तो उस टाइम पे वो शुगर ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं ताकि वो शुगर लेवल बढ़ के उनको कोमा, दे विल नॉट गो इनटू द कोमा के और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब यूजुअली लोगों में देखा जाता है किसी को किसी फूड से मतलब खाने से एलर्जी होती है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस का किस्सा होता है, दे आर सीवियरली एलर्जिक टू परफ्यूम्स, पोलन्स, एंड मौसम बदलते ही तो उनके मतलब ऐसे ज़ुकाम खांसी लगे रहती है। तो ये जो फूड इनटेक की वजह से एलर्जीज़ होती हैं, लाइक एक पर्टिकुलर एलर्जी का मुझे ख्याल आया, मशरूम की वजह से किसी को स्किन एलर्जी हो गई थी। उस केस में तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? यूजुअली हमारे पास ट्रीटमेंट रहता है सिट्रिजिन का, कि मतलब सिट्रिजिन दे दो चले जाएगा। उसके अलावा और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इन एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए जो फूड इनटेक से होते, चाहे स्किन एलर्जीज़ हो या पेन का किस्सा हो, एनी फॉर्म ऑफ रिएक्शन वी गेट ड्यू टू द फूड इनटेक? अगर एलर्जी जो होती है फूड या ड्रग, जो ड्रग की वजह से एलर्जी होती है, फूड की एलर्जी होती है, या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी एलर्जेंस अवेलेबल है, जैसे आपने बोला कि मौसम में ये जो होते हैं पोलन्स होते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो, या किसी को कोल्ड की एलर्जी भी हो सकती है। तो ये सारी टाइप ऑफ एलर्जी को कम करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं जिस चीज़ से भी उसको एलर्जी होती है उसको अवॉइड करें।
अब पर्सन जो आम बंदा है उसको किस चीज़ से एलर्जी है उसको पता नहीं होती है, तो देयर इज़ अ टेस्ट अवेलेबल, उनको जाके वो करना चाहिए। एलर्जी टेस्ट होती है, तो एलर्जी टेस्ट में हम सारे एलर्जेंस जो भी यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो भी नून एलर्जेंस जो है उन एलर्जेंस सारे का उनको टेस्ट करते हैं। तो वो इसी अगर वो एलर्जिक पेशेंट जो है किस किस चीज़ से एलर्जन है, तो उसके बाद हम वहीं पे नहीं रुकते हैं, उसके अलावा उसको जो है उसको हाइपोसेंसिटाइज करते हैं विथ मेडिकेशंस। विथ मेडिकेशन वी कैन हाइपोसेंसिटाइज दैट पेशेंट टू दोज एलर्जेंस, तो उसके बाद जो है उसकी एलर्जी कम कम होके वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी जो कि ER स्पेशलिस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी बातें गौर से सुनी होंगी, और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कभी कोई ऐसे इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन आती है तो तब आप अपना इलाज कर सकें। इसी के साथ आज का शो इख्तिताम करते हैं, तो दीजिए अपनी होस्ट मिर्जान ताहिर को इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी अलग हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ, एक अलग डॉक्टर को लेकर। खुदा हाफिज़।